में। बट आज मैं गो थ्रू कर रही थी क्वेश्चंस, तो मैंने देखा था अभी पिछले साल में 2022 और 2023 में डायरेक्ट तो नहीं आया हुआ क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगी, बट इनडायरेक्ट पूछा हुआ है, मतलब उसमें जो आज मैं करवाऊंगी उसका यूज होने वाला है। मैम क्या करवाओगे? तो आज बेसिकली हमें क्या करना है, आज हमें पढ़ने हैं एन फैक्टर एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और केमिकल इक्विवेलेंस। प्लीज इसको ठीक कर लेना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये हमें पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो जाएगा आज वेल एंड गुड, और कल मैं जो रिवीजन क्लास लूंगी उसमें उसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की जो आज बच जाएंगे क्वेश्चन या जो भी बच जाएगा वो हम ऐड कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। हाँ विवेक। मैम ये स्कूल के एग्जाम्स में आएगा ये टॉपिक? देखो एन फैक्टर आना चाहिए निकालना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देखो आना तो चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मतलब मेरा जो मानना है रिडॉक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, तो कर लेना, मुश्किल नहीं है, सिखा दूंगी मैं। वैसे हो सकता है कि ये वाला ना दे टॉपिक स्कूल में तुम्हारे, सिर्फ जितना मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या बोलते हैं बैलेंसिंग कराना सिखाया है उसमें से। और हाँ बेटा एक चीज वो भी है, अगर आपने एनसीईआरटी किसी बच्चे ने पढ़ी है तो आपने देखा होगा कुछ अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, जैसे कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसी देखी होंगी तुम लोगों ने। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, क्या वो आप लोगों ने पढ़ी है? क्योंकि पिछले साल नीट 2022 और 23 में आया हुआ एक क्वेश्चन वहां से। किसी ने पढ़ी है वो रिएक्शन? अगर नहीं पढ़ी प्लीज मुझे कल रिवीजन क्लास से पहले बता देना, क्योंकि नहीं तो फिर मैं करवाऊंगी आप लोगों को क्लास में, ठीक है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो आप ऐसे 10th क्लास में पढ़ते थे। मैं वो वाली पढ़ी हुई है, बाकी प्लीज बता देना। एक से काम नहीं चलेगा, तनिष्का ने बोला, बाकी सारे भी प्लीज बता देना, ठीक है। चलो ओके। नवनीत आ गई क्या? आज कौन नहीं आया? आज बहुत बच्चे गायब है, ठीक है। मुस्कान गुप्ता नहीं आई ना? ठीक है चलो। उससे पहले एक काम करो, ये फटाफट से क्वेश्चन करके दिखा दो 4, और फिर मैं आगे चलूंगी। समझ में आ रहा है? जैसे कल मैंने तुम लोगों का टेस्ट लिया था वैसे ही ये टेस्ट लूंगी। 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4, और ये सारे क्वेश्चन किसके? नीट 2022 और 23 के क्वेश्चन है। तो जल्दी से कर दो, हैंड रेस कर देना जिसका होता जाए, ठीक है। आपको बैलेंसिंग करनी है, आपने कल ऐसा उसमें भी देखा होगा, होमवर्क जो मैंने दिया थी आपको, हो गया था वो? यस मैम। हाँ, जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे कल, ऐसे ऐसे टाइप के 3-4 क्वेश्चन थे, वो आपसे होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्योंकि देखो अगर तुम्हारा थ्योरी वाला पेपर होता तो उसमें तो बोलते बैलेंसिंग कर दो, अब कॉम्पिटिटिव में तो नहीं दे सकते ऐसा, तो वो ऐसे कोफिशिएंट लिख के देते हैं और बोलते हैं कि बता दो कोफिशिएंट क्या होंगे। समझ में आ गई? तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जेई में तो बहुत फेमस है, और देखो पिछले साल ही नीट में भी आया, इसका मतलब नीट वाले भी ऐसे क्वेश्चन अब देने लग गए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो जल्दी से हैंड रेस करिए। 21 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं बेटा, प्लीज थोड़ा जल्दी आया करो। प्रियंका जल्दी आना, ठीक है, कल तुम एब्सेंट थी। इतना टाइम कैसे लग रहा है? वर्षा वंदना भी नहीं आए हैं, और दिशा आ गई, दिशा ओनली दिशा। अच्छा वर्षा आ गई थी, दिशा सिर्फ दिशा, प्रियंका भी आ गई। तुम्हारा याद रहता है मेरे को दोनों का, प्रियंका वर्षा। ओके तनिष्का का हो गया, बाकी लोग? नहीं बताओगे तो ये कोई रिकॉल टेस्ट नहीं होगा, फिर अपना होमवर्क में करना। जब तुम लोग ही अपनी साइड से बेटा एफर्ट नहीं मार रहे तो फिर मैं क्यों मारूं? बात है कि नहीं है सही? सिर्फ 2-4 बच्चे हैंड रेस करते हैं। लक्ष्य उस दूसरी क्लास में आता है क्या? नो मैम। क्या हो गया उसको एकदम से? हम्म। चेतना आप बताओ बेटा। 138 आ रहा है, सबका यही आ रहा है 138? यस मैम।
मतलब जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया उनका तो नहीं आ रहा होगा। देखो इधर कैसे करना है इसको, Cr2 तुमने देख लिया होगा कि ये रिएक्शन कितनी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद क्यों नहीं कर लेते, फायदे में रहोगे ना। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, इस पे +3, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 3, लेकिन पर मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो कितने का हो रहा है, 6 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या सल्फर का देख लो, SO3 2 नेगेटिव, X - 6 +4, S4 2 नेगेटिव, SO4 +6, तो कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, A क्या हो जाएगा 1। देखो एक ही ऑप्शन में 138। अगर तुमने वोटर को बैलेंस नहीं भी किया तो भी चलेगा, नीट में क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, वोटर को करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट लगाओ 13, देख लिया ना 13, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं 13। समझ में आ गया बच्चे सबको, ओके। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, क्या है, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पहली चीज, हो सकता है ये कई बच्चों को ना पता हो। ठीक है, alkali metals react water to form their hydroxides. ठीक है, the oxidation state of potassium is मतलब KO2 in इतना, ionization enthalpy of alkali metal decrease from top to bottom in the group। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है, आप सब भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, सबको आता है ये क्वेश्चन, सिर्फ फोकस की जरूरत है आप लोगों को, फोकस करो सारा कुछ समझ में आएगा। तो 25 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, अंशिका अब रेगुलर है, रिया, ओके। ये संजय राय के नाम से किसने ज्वाइन किया बेटा, यशिका भी है, तन्नू भी है, ओके जी। यस मैम। हाँ बेटा आपका नाम है, मैम इसमें तो हम और दिन भी क्लास लेते हैं। फिर से बोलो बेटा क्या कह रहे हो। मैम इस ग्रुप में तो हम और भी दिन क्लास ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आई नो, मेरे को लगा प्रियंका राय ज्वाइन कर दिया इस आईडी से, बट अभी तुम दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि तुम्हारा नेम क्या है। क्या वो नेम क्यों नहीं बता रहे हो अपना, चलो ठीक है, राहुल बड़ी जल्दी आ गए, है ना, अब से रेगुलर रहो बेटा, यस मैम। अटेंडेंस कम है, रेगुलर रहना है, ठीक है। हाँ जी, ये बताओ क्या होगा इसका आंसर, मैम सी ऑप्शन, ये इन 3 होगा, है ना, कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन, एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 रहती है। ओके, तो आंसर तो ये आ गया, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे +1 होनी चाहिए, +4 बिल्कुल ही गलत है। चलो ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन गलत, सॉरी सही क्यों है। पहला ऑप्शन है लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या एग्री करते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं खुद को ऑक्सीडाइज करता है, और हमें पता है लिथियम के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजिली लूज कर देगा, यानी कि खुद को ये ऑक्सीडाइज करेगा। और अभी तुम देखोगे आगे चल के जब हम और चैप्टर्स करेंगे, तो लिथियम तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है सारे एल्कली मेटल्स में। लिख लो ये अपनी नोटबुक में कहीं स्टार मार्क करके कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल, लिखो अपनी नोटबुक में स्टार लगा के, क्योंकि ये मैं तुम्हें एस ब्लॉक में पढ़ाने वाली थी, बट एस ब्लॉक वीट वालों ने खत्म कर दिया चैप्टर, तो अभी तुम्हें यहीं पे स्टार मार्क करके लिखना पड़ेगा, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल। ठीक है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। ओके, ये वाला भी ठीक है। तुम्हें पता है एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, तो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप जाके डिक्रीज होती है। अब डिटेल में तो मैं जाऊंगी नहीं, मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी करा दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, आइडेंटिफाई द सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इन विच ऑल द स्पीसीज कैन एग्जिबिट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने कहा था ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, जेई वाले नीट वाले सबका फेवरेट है ये टॉपिक, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा।
विवेक हो गया तुम्हारा? हाँ जी, हुआ है क्या किसी का? फोर। हवा में नहीं बेटा, वो करो, तीर मारो, करके देखो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? गुड इवनिंग योगेश्वरी, लेट हो गए आज। जब जिसमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों सेम एलिमेंट या एटम क्या हो, रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो। ओके, तो मैंने जो एनसीईआरटी में था, एसिड तो था ही, ठीक है। बाकी देखते हैं हम सीएल का क्या सीन है। देखो, क्लोरीन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी हो सकती है? आपको पता है 287 होता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? ये 7 +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है, क्योंकि 7 के बाद ये अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, फिर आप नहीं निकाल सकते हो। यानी कि क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +7। इससे आप कम कर सकते हो, बट इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल के देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बच्चे? x-4 -1 कितनी आ रही है? +3। और इसमें कितनी आ रही है? +5। इसमें +7 0। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? मैम ये देखो, +3 से हम रिड्यूस करके 0 में जा सकते हैं और ऑक्सीडाइज करके हम +5 +7 में जा सकते हैं। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये देखो, +7 से आप कम कर सकते हो, लेकिन +7 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये ऑप्शन किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। तो जहां पे भी ClO4 नेगेटिव है, देखते ही क्या लगा दो? काटा लगा दो। और ये तुम्हारे एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खोलो, अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो सब्जेक्टिव इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेम डिट्टो कॉपी। बस इसको क्या बना दिया गया है? MCQ बना दिया गया है। फिर बोल रही हूँ, नीट का पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है, समझो इस बात को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सेकंड होगा। फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाता है, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा। मैम जो ClO4 नेगेटिव है वो +7 तो हो सकती है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। +7 तो है ही। आपा को क्या करना है? जिसका रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? और +7 से ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है ये तनिष्का? नहीं जा सकता है ना, तो ये नहीं हो। फिर से बोल रही हूँ बेटा, इधर आओ। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक चीज लिख रही हूँ, तुम लोगों के बहुत काम आएगी ये, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। लिख लो स्टार मार्क करके। अगर कोई स्पीसीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होगी बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और वेरी गुड। एक सेकेंड, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो मैंने ये बात बोली है ना, सेकंड वाले ऑप्शन पे लगा के देखो, लग रही है? यस। ठीक है, जैसे देखो Cl2 इसमें क्या था? फर्स्ट वाले ऑप्शन में 0 था। ठीक है, तो 0 से अपा क्या कर सकते हैं? इसको क्या बोलते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लेके जा सकते हैं और माइनस वाले में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत कम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा, तो क्या करेंगे? फिर तो हम उसको कर ही नहीं सकते, फिर तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये वाले पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, इससे क्या होगा? क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको आसानी होगी करने में। ठीक है, हो जाएगा। चलो, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन?
करो। क्या आंसर आ रहा है? दक्ष, विवेक, ए आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है? कॉम्बिनेशन। और ये दोनों क्या है नीचे वाली? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जिसके चारों ठीक है 4 मार्क्स दे लो अपने आप को। मैम ये नीट में आया हुआ है। हाँ, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं? ऐसे ही आते हैं। ठीक है, जो तुम्हें टेस्ट दिया जाता है ना संडे को, उससे तो बहुत बहुत तो कम नहीं बोलूंगी, उससे थोड़ा कम ही लेवल रहता है। तो टेस्ट इसलिए आपको दिए जाते हैं ताकि आप इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करके अच्छे लेवल की भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। चलो आज आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आई होप कि कल वाला थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। चलो, उसके बाद आज बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक तुम लोगों को पता चल चुका है। प्लीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है एन फैक्टर को करना। मैं बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगी, इतने करवा दूंगी कि रट जाएगा। एन फैक्टर नींद में भी कोई पूछेगा ना इसका एन फैक्टर बता दो, तुम अपने माइंड में भी कर दोगे, तुम्हें पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आज हम क्या है करने वाले, एन फैक्टर और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा नॉर्मेलिटी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी पे जाना पड़ेगा। याद करो, मैंने आप लोगों को मोल कंसेप्ट में नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी, याद आ रहा है? तो नॉर्मेलिटी क्या थी, मैंने क्या बताया था? वाओ बेटा, क्या अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है तुमने। मैम चैप्टर कौन सा है, कल आए थे? नो, तुमने मेरे से पर्सनली पूछा कि मैम कौन सा चैप्टर करा रहे हो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर, रेगुलर रहोगे तो ही पता रहेगा बेटा। अच्छा ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती थी कौन बताएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, याद करो, बाय वॉल्यूम। शाबाश। मुस्कान आज लेट हो गया बेटा। वॉल्यूम इन लीटर, यही होता था। और क्या लिखते थे इसको, ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिखते थे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। हाँ, बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट बोल दो, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और इक्विवेलेंट मास क्या होता था? ये जो मैंने येलो से लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बाय एन फैक्टर, या यू कैन ऑल्सो से वैलेंसी फैक्टर। मैं यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर से रिप्लेस करूंगी इसको आज। बात एक याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। और क्या पढ़ा Yes, था ma'am. हमने? और क्या पढ़ा था? नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, याद आया? यस मैम। मैम वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर इक्वल है ना? हाँ हाँ हाँ, एक ही है, अभी बताऊंगी कैसे एक है। ठीक है, तो ये वाली आपको चीजें याद होनी चाहिए, इसके बिना आज का हमारा लेक्चर अधूरा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है जी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी तुम सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। हाँ सृष्टि, मैम जब आपने ये वाला चैप्टर कराया था ना, तब मैं क्लासेस नहीं ले रही थी, तो मैम मैंने खुद से पढ़ा था। तो मैम आप एक बार ये ग्राम इक्विवेलेंट मास बता दो, ये क्या होता है? इक्विवेलेंट मास, जैसे आप ये पढ़ते हो ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, जब आप नॉर्मेलिटी की बात करते हो सिस्टर, वहां पे इक्विवेलेंट वेट यूज होता है बेसिकली। तो यहाँ पे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है। ठीक है, जबकि मोलारिटी में हम सिंपल मोलर मास लेते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मेलिटी में क्या होता है? हम इक्विवेलेंट मास लेते हैं विच इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के दोनों के रिलेशन से ही हमारा ये वाला रिलेशन बना है, जो कि क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, एन फैक्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो, चलो उसके बाद है, ये वही है जो मैंने बोला है, इक्विवेलेंट मास इज अ प्योर नंबर व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। The equivalent mass of a substance may have different values under different condition। बिल्कुल बात ठीक है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर।
अब आपको कौन सी कंडीशन दे रखी है, एसिडिक कंडीशन दे रखी है, बेसिक कंडीशन दे रखी है, किसके बारे में पूछ रखा है, तो हर कंडीशन में अलग अलग इक्विवेलेंट मास आएगा, क्योंकि हर केस में एन फैक्टर भी क्या होगा, फिर अलग अलग होगा। मान लो हो सकता है एसिडिक कंडीशन हो, उसमें एन फैक्टर कुछ और होगा, बेसिक कंडीशन हो उसमें एन फैक्टर कुछ और होगा, हो सकता है न्यूट्रल मीडियम हो उसमें एन फैक्टर कुछ और होगा। तो कंडीशन के साथ साथ आपका इक्विवेलेंट मास भी क्या होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस हाँ जी, 26 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। राहुल, नवनीत हो क्या क्लास में? नहीं हो? अच्छा ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या है बेटा, बहुत सारे केसेस हैं, देख पा रहे हो आप, बहुत सारे केसेस हैं, सब में हमें एन फैक्टर निकालना सीखना है या वैलेंसी फैक्टर। देखो मैं एक ही बात, एक ही चीज बोलूंगी, समझ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा वैलेंसी फैक्टर फॉर आयंस, ठीक है। तो मान लो अगर तुम्हारे पास कोई आयनिक स्पीसीज है लाइक Na+Br नेगेटिव, Al3+ SO4 2 नेगेटिव, तो उसमें एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, जो आयन पे चार्ज होगा वही उसका क्या होगा बच्चों, एन फैक्टर होगा। तो Na+ में वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1, इसमें भी 1, इसमें 3, इसमें 2, ठीक है। ध्यान से देख लो सारे के सारे, वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस की बात कर रही हूँ, उसका एन फैक्टर क्या होगा, जो उस पे चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होगा। हाँ जी तनिष्का। मैम ये मोड में लेते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं, वैलेंसी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, हाँ मोड समझ लो, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद बच्चे, अगर तुम्हारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है या मैं बोलूं कोई सोल्ट है, तो उसमें एन फैक्टर कैसे पता लगाओगे तुम? देखो अब ये क्या है, NaCl है, यानी कि Na+Cl नेगेटिव है, हाँ या ना। तो तुम क्या करोगे, तुम या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो कितना है, या तुम देख लो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। कितना हो जाएगा, 1। बेरियम क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Cl-1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो ये -2। तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, ये टोटल नेगेटिव, कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर 2, ठीक है। अब जल्दी से मुझे ये कौन करके दिखाएगा, अरे पहले ये करो, क्वेश्चन करो, तुम लोगों का एक एक दो में डाउट आ जाते हैं। हाँ कितना होगा महक? मैम 6। शाबाश, 6 होगा। कैसे होगा, ये क्या होगा, +3 और -2। एक एल्यूमिनियम के लिए +3 है, लेकिन है कितने, 2, तो कितने का हो जाएगा, 6। अब नेगेटिव चार्ज भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ अभी बोलो किसने हैंड रेज किया था, सुहानी ने किया था। मैम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम आएगा, तो वैलेंसी अगर डिफरेंट है तो वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट नहीं आएगा क्वेश्चन में अगर हम करेंगे तो। आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, तभी तो वो पूरा न्यूट्रल है बेटा। जैसे देखो ना, हाँ बोलो। मैम जैसे इसमें Al2SO3 इसमें +6 और -2 है। नो मैम ठीक है, समझ आ गया। 2Al3+ 3SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एसिड्स के केस में वैलेंसी फैक्टर। ये तो मैम आपने सिखाया हुआ है, हाँ सिखाया हुआ है, लेकिन एक बार सारी चीजों को फटाफट से पढ़ लेते हैं। HCl में क्या बताते हैं हम, कैसे बताते हैं बेटा एन फैक्टर कितना है। HCl में कितने रिप्लेसेबल H+ है, एक रिप्लेसेबल है, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। आपको मेरे साथ एग्री करना पड़ेगा, वरना मैं पूछती रह जाऊंगी, आया समझ में आया, और इतने में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल H+ है, 2। H3PO4 में 3। अगर तुम्हारा यहाँ पे दिमाग चला कि मैम H3PO3 में 3 है, काटा लग जाएगा, 2 होते हैं। मैम ये कैसे पता चला, यहाँ पे आओ, इसके स्ट्रक्चर से मैंने शायद पहले भी शायद बताया था, मेरे को याद नहीं है। H3PO3 का ये स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें कितने H+ निकल सकते हैं, जो OH वाले होते हैं वो H+ निकलते हैं, डायरेक्ट pH वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल H होते हैं, तो इसको प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि फिर आप मुझे बोलोगे मैम स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। यस, H3PO3 का आपको पता होना चाहिए, दिखते तो 3 है लेकिन होते कितने हैं, 2, ठीक है। यस अगर मुझे मान लो इन सबका इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो क्या करूंगी मैं, इसका मोलर मास बाय एन फैक्टर यानी कि m/1, इसका m/2,
m/3 m/2 बताओ निकाल सकते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। निकल रहा है मुंह से सबका यस मैम? ठीक है, Ma'am. 3 बच्चों का निकला है बाकी। अच्छा ओके, चलो उसके बाद हम आते हैं बेस के केस में। बेस के केस में तो आपको पता ही है रिप्लेसेबल OH नेगेटिव कितने हैं, NOH में 1 है तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय n फैक्टर आ जाएगा, KOH में भी 1 है m बाय। किसी को इन 4 केसेस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? नो मैम। ठीक है, मैम उसके हाँ जी स्क्रीन स्टक हो गई। स्क्रीन स्टक हो रही है? नहीं तो मेरे में तो सही दिख रहा है बेटा, उसमें फोन में। चलो उसके बाद आओ बेटा, अब हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है एसिड बेस रिएक्शन में। अभी देखो ये एसिड ना अकेला था, मतलब सिर्फ हम एसिड की बात कर रहे थे, या सिर्फ हम बेस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या है। क्या बोल गई मैं? अगर तुम्हारा एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एसिड का एन फैक्टर क्या है और बेस का एन फैक्टर क्या है। तो ये कुछ थ्योरी मैंने लिखी हुई है, एक बार जस्ट देख लो। नहीं तो वैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगी। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, इन एसिड बेस रिएक्शन द वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर इज द एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव रिप्लेस इन द रिएक्शन। मतलब एसिड है, बेस है, रिएक्शन होके प्रोडक्ट बना रहा है, आपको ये देखना है एक्चुअल कितने H प्लस और OH नेगेटिव निकले, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। हो सकता है कि एसिड और बेस के पास ज्यादा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस और OH नेगेटिव होंगे देन एक्चुअली रिप्लेस इन द रिएक्शन। हो सकता है ऊपर से गया हो ये पॉइंट, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। उसके बाद है एन फैक्टर फॉर द बेस इज द नंबर ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड रिप्लेस बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। तो मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, ऊपर से गया या समझ में आया? थोड़ा सा आया, थोड़ा थोड़ा आया। आई थिंक फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया होगा समझ में, ठीक है। ओके, तो इन पॉइंट्स को अगर मैं 3 पॉइंट्स लगा लूं तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। आ जाओ, चलो सबको दिख रहा है, आवाज आ रही है मेरी, फेस दिख रहा है मेरा, स्क्रीन दिख रही है मेरी, ठीक है? यस मैम। ओके, सबसे पहला है एसिड बेस रिएक्शन है, आपको पता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपने इसमें HCl लिया है, आपने इसमें NOH लिया है, NaCl और वाटर। तो तुम बताओ HCl के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर क्या होने वाला है और NOH के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर क्या होने वाला है? यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल HCl 1 मोल NOH को रिप्लेस न्यूट्रलाइज करेगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो वैलेंसी अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू HCl कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड में आते हैं। अब तुम्हारे पास ये क्या है, एसिड है H2SO4 और ये NOH है। ध्यान रखना ये लिमिटिंग रिएजेंट है और तुम्हें क्या मिला है, NaHSO4 मिला है। अब मुझे सोच के बताओ H2SO4 के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? बताओ, सोचो, मैं बताती हूँ। देखो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट। अगर तुम प्रोडक्ट में देख पा रहे हो NaHSO4 है, अभी भी एक H बचा हुआ है, यानी कि इसका 1 मोल इसके सिर्फ एक H प्लस को ही निकाल पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और एक H प्लस को निकाल के वो खत्म हो जा रहा है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू H2SO4 क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। फिर से समझाऊं, बताओ। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, NOH क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट से क्या होगा, आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे देखो NaHSO4 बना है, अभी भी प्रोडक्ट में कितना है, एक H है, राइट। तो यानी कि ये NOH कितने H प्लस को रिप्लेस कर पाया, H2SO4 में से एक कर पाया। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। जब ये अकेले थे तो हम क्या लिख रहे थे, 2 है वैलेंसी फैक्टर, लेकिन अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अब ये डिसाइड कर रहा है कि कितने ये निकाल रहा है, कितने निकाल रहा है, 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1। क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी क्लियर है डोंट वरी, हम आगे और एग्जांपल करेंगे। उसके बाद अगर मैं NaOH एक्सेस में डाल रही हूँ तो ये देखो Na2SO4 बना रहा है, यानी कि इसने सारे के सारे H+ निकाल दिए हैं, तो वैलेंसी दो। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये है एक्सेस रिएजेंट, मतलब एक्सेस में डाला हुआ है, और ये लिमिटेड। इतना ठीक है? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद आओ ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 2NaOH प्लस H2SO4 से Na2SO4 ये बना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस कितना होगा। ध्यान रखना बेटा, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, जब भी तुम N फैक्टर निकालते हो ना तो आप पर मॉलिक्यूल निकालते हो। अभी तक तुम्हें शायद समझ में भी आया होगा, मैं कल के इतने सारे N फैक्टर निकलवा रही हूँ आप लोगों से। तो जैसे अपन Cr2O7 में पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था पर मॉलिक्यूल, थे कितने? 2। समझ रहे हो ना? तो आप N फैक्टर क्या निकालते हो? पर मॉलिक्यूल जो है वो निकालते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो NaOH H2SO4 ये बना रहा है, तो बेस के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, हाँ या ना? यस मैम। पर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो ना, इधर आओ ना, 2 NaOH 2 H+ निकाल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH रिप्लेस 2 H+, तो पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितना निकालेगा? 1 निकालेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नहीं भी है तो भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है मैम ने पूछा क्लियर है तो हम तो जबरदस्ती बोल देंगे क्लियर। मैम हाँ मैम चीजें तो मैम समझ में आ गई मैम, एक बार N फैक्टर का फॉर्मूला बता दो मैम। ओके, N फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है, मैं अभी आऊंगी। अभी अपन बहुत सारे देखो क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है। क्या नाम है? विवेक, ठीक है। चलो बस 2 मिनट वेट कर बेटा। ओके, एसिड के केस में क्या होगा? N फैक्टर इसमें 2 होगा, ध्यान से देखो 2 होगा। पर मॉलिक्यूल सारे निकल रहे हैं ना H+, देखो कुछ नहीं बच रहा प्रोडक्ट वाली साइड, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा एसिड के रिस्पेक्ट में? 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ बताओ मेरे को, यहाँ बताओ वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा? NaOH के रिस्पेक्ट में क्या होगा? योगेश्वरी बताएगी, हाँ बेटा। 1। शाबाश। और इसके रिस्पेक्ट में H2SO4 के रिस्पेक्ट में? मैम आई थिंक 2 होगा। 2 होगा। यहाँ पे देखना एक बार, प्रोडक्ट वाली साइड क्या बन रहा है? NaHSO4, यानी कि अभी भी एक H है, यानी कि एक मॉलिक्यूल NaOH का एक ही निकाल पा रहा है, तो ये 1 होगा बेटा, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ मैं, जब अपन खाली एसिड की बात करते हैं या NaOH की, तब हम बोल देते हैं अगर सिर्फ मेरे पास H2SO4 है, इसका बताओ कितना N फैक्टर है, तो हम बोलते हैं 2 है, NaOH का 1 है। लेकिन जब ये एसिड बेस रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है, तो हमें देखना पड़ता है कि N फैक्टर क्या होगा। चलो मान लेते हैं नहीं आया समझ में, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब तुम्हारे पास H3PO4 है, तो जल्दी से मुझे अपनी नोटबुक में कर दो और मुझे बता दो कि पहले वाले केस में तीनों का N फैक्टर क्या होगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। चलो करो। अंजलि भी आ गई, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैम मैं तो शायद रिया बताएंगे, रिया पुष्कर बताओ। आज कोमल भी नहीं आई ना? देखो NaOH यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, वो कितने रिप्लेस कर पा रहा है? एक ही H+, तो वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा? 1। हालांकि इसके पास 3 थे, लेकिन आंसर क्या आया? 1। इसने कितने रिप्लेस किए? 2 ही किए। इसने कितने किए? तीनों ही किए, तो इसका क्या आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर? 3। मैम ये सबसे ऊपर वाले में NaOH ने 2 करे हैं ना? एक किए, 2 कैसे किए? H2PO4 है बेटा। यस मैम, तो 2 हो गए ना? नहीं, आपको इसके रिस्पेक्ट में देखना है ना, कितने हुए, कितने निकाल पाया बेटा? 2 ही तो निकाल, सॉरी 1 ही तो निकाल पाया ना। H3PO4 में से कितने H+ निकले? एक मॉलिक्यूल NaOH का कितने H+ निकाल पाया तनिष्का H3PO4 में से?
मैम बट वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अरे ये तो प्रोडक्ट है ना बेटा। क्या हो गया, कहाँ फंस गए? तो मैम इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो OH में से आया है। अच्छा ये, अरे इधर देखो ना, इधर आओ, ये क्या है, H3PO4 है ना। ये है ना तुम लोगों का 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो रिप्लेसेबल 3 है, लेकिन ये लिमिटिंग रिएजेंट है। एक मॉलिक्यूल NaOH का कितने निकाल पा रहा है, H3PO4 में से एक H+ निकाल रहा है। तो अगर एक H+ निकालेगा तो क्या रह जाएगा, H2PO4 2 नेगेटिव नहीं रह जाएगा? बताओ यस क्या सोच में पड़ गए, इसमें क्या था? अभी तो करवाए इतने क्वेश्चन, ये अभी तो करवाए बेटा मैंने, ठीक है। मैम शायद आपने कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखी ना, इसकी वजह से मैं भी कंफ्यूज हुई थी। अच्छा ठीक है। लास्ट वाले में क्या है, कितने रिप्लेस हो गए? क्या नाम है, चेतना, कितने रिप्लेस हो गए? जिसने भी पूछा था मेरे से, कितने रिप्लेस हो गए? 3 के 3 हो गए। तो वैलेंसी फैक्टर है क्या, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। कितने रिप्लेस हुए? यहाँ से 3 हुए, यहाँ से कितने हुए? 2 हुए, यहाँ से कितने हुए? 1 हुए, ठीक है जी। यस मैम। सेकेंड वाला बताओ, चलो ये वाला करो, बेरियम वाला। क्या आएगा वैलेंसी फैक्टर? कितने OH नेगेटिव रिप्लेस हुए? हाँ जी 1 और सेकंड में कितने हुए? 2। 2 बस खत्म, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है चलो अब आओ यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का, यहाँ से इंपॉर्टेंट है जहां से अब मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। विवेक अब ध्यान से सुनना, कैसे निकालूंगी मैं एन फैक्टर। तो अभी मैंने बोला बेटा कि अगर मैं एसिड और बेस के लिए, अगर मान लो तुम्हें कोई रिएक्शन लिखी हो, हाफ रिएक्शन लिखनी, अगर मान लो तुम लोगों के पास हाफ रिएक्शन लिखी हुई, अपन ने लिखी थी ना बैलेंसिंग करते वक्त, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल के लिए कितना चेंज आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट में, वही तुम्हारा क्या होगा, एन फैक्टर होगा। किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोल दिया मैंने? अगर मान लो कोई ऐसी स्पीसीज है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो आप देखोगे कि कितना चेंज आ रहा है पर मॉलिक्यूल, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। ठीक है जी। मैम कैसे अप्लाई करेंगे इसको, आ जाओ अप्लाई करते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट के केस में हम एन फैक्टर देखेंगे। पहला हमारे पास है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब तुम रिएक्शन कराते हो तो तुम्हारा रिएक्टेंट वाली साइड ये होता है, प्रोडक्ट वाली साइड ये होता है, ठीक है। अब तुम चेक करो कि यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है, और यहाँ पे क्या है, +2 है। देख पा रहे हो सभी के सभी? यस मैम। ठीक है। इसका एन फैक्टर क्या होगा बच्चे, कैसे करते हैं? क्या नाम है विवेक? रिएक्टेंट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो Mn की है और प्रोडक्ट में, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। इनटू में जो आपका सेंट्रल एटम है रिएक्टेंट की साइड, वो कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। देख पा रहे हो, इसका एन फैक्टर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, +7 से +4, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर 7 - 4 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। फिर बोल रही हूँ पर मॉलिक्यूल निकाल, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, देख इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो इन न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। अरे तुम लोग इतना ऐसे शांत क्यों बैठ गए, अभी रट जाएंगी ये चीजें तुम लोगों को। यस मैम। कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अगर कल क्लास में नहीं आए थे तो वो अलग बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। +7 और इसमें कितना हो जाएगा, +6, तो कितने का इन फैक्टर है, 1 का। 7 - 6 1, ठीक है, ठीक है। बात बोलूं, बैलेंसिंग में भी करी थी हाँ जी, मैंने, तो बैलेंसिंग में भी करा था सेम। हाँ अब मैं तुम्हें और अच्छे एग्जांपल्स करा रही हूँ, ठीक है। मैम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम से कोई फर्क भी पड़ रहा है इसमें? हाँ देखो ना, एसिडिक मीडियम में कितना था इसका एन फैक्टर, 5 हो गया। बेसिक मीडियम में देखो ना क्या हो गया इसका, 3 हो गया। प्रोडक्ट चेंज हो रहा है भाई, MnO2 ऊपर MN2+ है,
ठीक है, यस मैम। तो चेंज तो आ रहा है, तभी तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। विवेक निकालने आ गया एन फैक्टर? यस मैम। ठीक है, ओके। अब एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये डायरेक्ट लर्न कर लो। एसिडिक मीडियम में इतने का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, बेसिक में इतना होता है, न्यूट्रल और एल्कलाइन मतलब स्लाइटली बेसिक, उसमें इतना ट्रांसफर होता है। मैम कैसे करें? देखो करना तो पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो आप यूज कर सकते हो। 135 बना, 135 बना, बहुत अच्छी काम की ट्रिक है, बहुत अच्छी, तुम्हारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इससे। बेसिक में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, सॉरी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, यहाँ पे लिखो इन स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, चेंज करो इसको, चेंज करो बेटा, और यहाँ पे लिखो न्यूट्रल मीडियम, लिखो इसको, ठीक है। तो 135 बना, बेसिक के केस में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, न्यूट्रल वाले के केस में 3 और एसिडिक के केस में 5। खत्म, कर सकते हो। यस 135 बना, चलो ओके। और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस की कमी तो करनी नहीं है हमें, है ना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे सामने पहला है K2Cr2O7 से क्रोमियम 3+, इसमें एन फैक्टर क्या होगा? 5 5। मैम एसिडिक है ना? मैम 3। अरे ये सिर्फ KMnO4 के लिए ट्रिक है भाई। अच्छा मैम 3 है आंसर। हाँ नहीं, 3 भी नहीं है, गलत। 6 - 3 ये तो ठीक बोला, हाँ, 6 लेकिन है। तुम एक क्रोमियम के लिए बोल रहे हो, हैं कितने? 2 2। तो कितने हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आओ, इसमें बताओ मेरे को नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। मैम 4 देखते हैं, यहाँ पे कितना है इसका? 2x + 4 -2 -2 0, ठीक है। ये एक उसके लिए आया है कितने नाइट्रोजन? 2, तो कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। यस मैम। चलो इसका एन फैक्टर निकाल के बताओ नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, मतलब सॉरी एक सेकंड रुको, हाँ बताओ HNO3 के रिस्पेक्ट में क्या है एन फैक्टर? मैम 12 +5 है, और ये क्या है तुम्हारा? -3, तो क्या हो जाएगा ये? बताओ। +5 क्यों है? सिर्फ एक स्टूडेंट बोल रहा है, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ रखी है क्या तुम लोगों ने? हाँ मैम 8 है। तो बोल क्यों नहीं रहे? और ये चैप्टर तो तुम्हारे उसमें पेपर में भी आ चुका है, फिर भी तुम लोगों का वो बट्ठा खोल रखा है, कोई कुछ बोलता ही नहीं क्लास में। क्या कर रहे हो तुम लोग? जब तक बोलोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा टीचर को? और वही 2 बच्चे 4 बच्चे बोलते रहते क्लास में, बाकी सारे शांत, ऐसे कैसे चलेगा? टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हो फिर तुम लोग? चीटिंग करते हो फिर तो, मेरे को ऐसा लग रहा है सारे बच्चे, सारे तो नहीं कुछ बच्चे, क्लास में तो तुम्हारा रिस्पॉन्स है ही नहीं फिर। ये नहीं होना चाहिए, गलत ही तो बोलोगे ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? तुम तो सोचते हो, बोलते ही नहीं, हम बस ऐसा सुन के चले जाते हैं मैम का, कोई और पूछ लेगा डाउट हमारी जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एक बात बताओ, एन फैक्टर हम किसका निकाल सकते हैं? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चलो इसमें SnCl2 में किसकी निकालोगे? Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो चेंज हो रही है, यहाँ +2 है, यहाँ पे +4 है, ठीक है। 2 है आंसर। कितना हो गया ये? 2 और 4, तो हाँ इसका एन फैक्टर 2 हो गया। आयोडीन के रिस्पेक्ट में बेटा? मैम उसमें भी 2 होना चाहिए। 2 है। ठीक है, ओके, तो क्या होगा? 0 -1, ठीक है, इनटू, लेकिन आयोडीन है कितने? 2, तो इसके रिस्पेक्ट में एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है जी। यस मैम। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें बहुत सोचना पड़ेगा, मैं देखना चाहती हूँ कोई बच्चा कितना सोच पाता है। आप करके भेजना ग्रुप में, मैं देखूंगी कि कैसे आपने किया है, ठीक है। मैम ये 0.97 है Fe 0.97O है ये मैम हम 1 ले लेंगे। ना ना ना, आंसर आ गया इसका।
ठीक है, 1 नहीं लेना। मैम हाँ मैम सेकंड वाले ऑप्शन का आंसर आ गया है। कोई बात नहीं, मेरे को पर्सनली भेजना, ठीक है। चलो ठीक है जी, दिस इज योर होमवर्क। मैं देखना चाहती हूँ कितना मतलब सोच पाते हो, नहीं करोगे तो मैं बताऊंगी फिर। चलो शुरू हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा देती हूँ तुम लोगों को। आ जाओ, मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ कि मैंने अभी तक क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि जब आप एन फैक्टर निकालते हो बच्चे, जब आप एन फैक्टर निकालते हो तो वो किसका निकाल पाते हो, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मतलब बेसिकली जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाते वक्त। समझ में आ रही है ये वाली बात? तो अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन यहाँ पे क्या है, +2 में है, जो कि +3 में जा रहा है। तो आयरन के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या कार्बन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? बताओ, +2 + 2x -4 कितना हो रहा है, -8 सॉरी। तो कार्बन की +3 है और यहाँ पे +4 है, देख पा रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पे कितने का वैलेंसी फैक्टर होगा, क्या 1 होगा? नहीं मैम, 2 कार्बन है तो 2 होगा। तो 1 इसका और 2 इसका, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो इस वाली इक्वेशन के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। मैम है, एक मिनट रुको। तो जब आपके पास कोई ऐसी स्पीसीज आ रही हो जिसका दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो दोनों का निकाल के क्या करना है आपको, ऐड कर देना है। हाँ विवेक, मैम हो गया क्लियर। ठीक है। चलो और करें, जैसे आर्सेनिक की मेरे को बताओ क्या होगी इसमें, जल्दी से मुझे एन फैक्टर बताओ, सॉल्व करो इसको। हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, मैं फिर बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सल्फर का क्या होगा? सल्फर का -2 में होता है ना। आर्सेनिक की निकालो कितनी होगी, +3 आ रही होगी, +3 और इसमें +5 आ रही होगी, और इसमें सल्फर की +6। तो चलो जल्दी देखते हैं हम लोग। ओके, जो बच्चे लीव कर रहे हैं मत करो ऐसा। ओके, तो +3 से +5 की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, एन फैक्टर 4 होगा। यस मैम 4 वेरी गुड। और इसमें क्या होगा, सल्फर के रिस्पेक्ट में -2 -6 8 और ये 24। तो 24 + 4 कितने का हुआ, 28। ठीक है जी, करके देखो यही आया क्या? यस मैम यही आया। बाकी लोग, पीयूष यही आया क्या, हुस्नुवाज, रिया, पुष्प, यस अंशिका, दिशा, दिशा यादव, जानवी, बताओ भाई तुम लोग कहाँ गुम हो, सारे के सारे? यस मैम। ठीक है, म्यूट कर लो। हाँ ओके, उसके बाद इसमें निकालेंगे हम। देखो भाई किसमें चेंज आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। मैम Cl का तो क्या होगी इसमें, होता है। +4 + x -6 कितना होगा, ये +2 होगी यहाँ पे आयरन की। ठीक है, यहाँ पे ये +3 में है, यहाँ पे ये +4 में है, और ये +5 में है। लेकिन हमें कार्बन और नाइट्रोजन का भी देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, इधर आओ। HCN में क्या होता है, कार्बन का इधर देखना, यहाँ पे +1 होता है, नाइट्रोजन -3 होता है। तो इसपे कितना आएगा, -3 + 1 -2, और इसका आएगा +2। तो यानी कि इधर आओ, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन यहाँ पे +2 होगा और नाइट्रोजन यहाँ पे -3 होगा। अब निकालो और मुझे बताओ एन फैक्टर कितने का होगा। मजा आएगा ये क्वेश्चन करके, सोचो थोड़ा, मैथमेटिकल वो है, बस थोड़ी सी चीजें हैं, प्लस माइनस में गलती मत करना तुम लोग। बताओ कितना, मैं नहीं करवाऊंगी। Fe के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर निकालो कितना आ रहा है, C के रिस्पेक्ट में निकालो कितना आ रहा है, और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालो कितना आ रहा है। मैम 61 आ रहा है टोटल। हाँ वेरी गुड, बाकी सब में निकालो, मैं वेट कर रही हूँ और मुझे बताना इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी,
यस मैम। कर लो मैम आ गई। ठीक है ओके। ओके ये वाला तो मैं आपको लोगों को करवा चुकी हूँ सोल्ट के केस में। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दो। कौन से वाला? वो वाला पिछले वाला? आपका मैम 60 आ रहा है बेटा, गलत की है कहीं पे, चेक करो कहाँ गलती की है, कहाँ गलती की है संजय, एक बार चेक करो बेटा। ओके वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन और सोल्ट, ये मैंने वैसे बता दिया आपको। अगर मान लो आपका ऐसे ही सॉल्यूशन है, मतलब नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट नहीं कर रहा है वो, तो क्या करोगे? वही या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? 2। यहाँ पे कितना आएगा? 6। और यहाँ पे कितने आएगा? 2। चेक करो यही होगा। यस मैम। बाकी सब लिख लो, टेक यूर टाइम, और प्लीज मुझे बता दो। देखो जो पढ़ रहा है मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, जो नहीं पढ़ रहा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसको तो नहीं समझ में आ रहा होगा। जिसको आ रहा है लेकिन वो टाइम ले रहे हैं सोल्व करते वक्त, कोई बात नहीं, टेक यूर टाइम बेटा। आपको पता है आप लोगों का क्रैश कोर्स का स्पेशली एक डिजाइन होगा ग्रुप, तो उसमें वही बच्चे आएंगे जो क्लास में रिस्पॉन्ड करते हैं। सिलेबस खत्म होने पे है आप लोग मतलब अपन लोगों का। मैम हाँ बेटा। मैम मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो गई। हाँ एक्चुअली इस बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली थी, तुम लोग मुझे बता दो। एक्चुअली मैं ना इंडिकेटर्स वाला टॉपिक देख रही थी, तो मुझे ये लगा कि उस टॉपिक को यहाँ ना करवा के मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करा दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं तुम्हें इसमें कराऊं कि तुम लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तुम्हें वो मुश्किल हो सकता है लगे वो टॉपिक। तो मैं सोच रही थी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करा दूंगी, और जो मेरा थोड़ा बहुत बच जाएगा अपना, आज पूरा नहीं होगा जितना मैंने सोचा है, वो मैं कल रिवीजन क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगी, और जो थोड़ा बचा हुआ है वो भी करा दूंगी। तो और ताकि अपन मंडे से एक फ्रेश स्टार्ट कर सके ऑर्गेनिक के साथ, ताकि जो बच्चे नहीं आ पा रहे थे अभी तक क्लास में, वो भी ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए क्लास में आ जाए। क्या कहते हो तुम लोग? बता दो तो जैसा भी यस मैम, जैसा आपको सही लगे मैम। ठीक है। तो अपना ट्यूसडे से। हाँ अरे वही एक बात है, तुम लोगों का ट्यूसडे को होता है, तो ट्यूसडे को हम लोग फिर एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। जो हो गया सो हो गया, ऑर्गेनिक पे फोकस करेंगे, बट अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं। ठीक है चलो ओके। अगर मान लो तुम्हारा सोल्ट ऐसा है जो कि रिएक्टिंग कंडीशन में, मतलब किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Na2CO3 जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो रहा है? 1 है इसमें। समझ में आया? अभी मैं बता के भी आई हूँ आप लोगों को, ठीक है? यानी कि एक Na रिप्लेस हो रहा है ना, ये देखो ना, बोलो। मैम अगर चीजें रिएक्ट करेंगी तो मैम हर समय हाँ। एन फैक्टर चेंज होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में तो कोई पंगा ही नहीं है, तो जैसे जो है वो वैसे ही है। सृष्टि एक बार रीज्वाइन करो बेटा, स्क्रीन अगर विजिबल नहीं है एक बार करो, ठीक है? चलो ओके, जल्दी से फटाफट आ जाओ। अब तुम लोगों को मैं एक तरीके से रिवीजन करा रही हूँ, आ जाओ जल्दी। अब हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मैं बोल दूं ऑक्सीडेंट, इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट बताना हो तो मैं क्या लिखूंगी? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय 1 मोल, यही लिखूंगी ना, क्योंकि ऑक्सीडेंट इज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी मैंने ये लिखा है। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मान लो मैं रिडक्टेंट लिखती तो क्या लिखती? मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय 1 मोल। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। हाँ जी बेटा। चलो जैसे तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन जानी पहचानी लग रही है? मैम ये तो बहुत बार कर ली, पता ही नहीं, काउंटिंग ही नहीं है कितनी बार कर ली हमने तो ये इक्वेशन। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं आप मुझे इक्विवेलेंट वेट बता दो K2Cr2O7 विच इज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो तुम्हें पता है एन फैक्टर क्या होता है इस रिएक्शन में?
बताओ एन फैक्टर क्या होता है? अरे तुम लोग चाटे खाने वाले काम कर रहे हो भैया। मैं कम से कम 15 बार ये रिएक्शन करवा चुकी, अभी भी तुम नहीं बोल रहे हो। Cr2O7 2 नेगेटिव का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 6 होता है। कितनी बार बता दिया मैंने तुम लोगों को। एसिडिक, अच्छा ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज आओ, C2O4 2 नेगेटिव जब CO2 में चेंज होगा, ध्यान रखना एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जितने भी मैं अब चीजें करा रही हूँ ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आप लोग लर्न कर लो। क्या बोल रही हूँ? लर्न कर लो, क्योंकि बार बार आपको बार बार देखने को मिलेंगी ये चीजें न्यूमेरिकल में या रिएक्शन में। C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीलेट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, इसकी +4 थी, याद करो। यस मैम। Yes, ma'am. फैक्टर कितने का आ रहा था? 2। तो मोलिकुलर वेट बाय किसका मोलिकुलर वेट? C2O4 2 नेगेटिव आप निकाल सकते हो। मेन मुझे वैलेंसी फैक्टर सिखाना है तो मैं ऐसे लिख रही हूं, ठीक है। अच्छा, और आए क्वेश्चन, ये देखो क्या ये मैंने करवाए हैं अभी आपको? एसिडिक मीडियम में याद करो, अभी मैंने एक ट्रिक भी बताई आप लोगों को, उससे कर लो ये वाला क्वेश्चन। 135 बना, ठीक है। एसिडिक मीडियम है, वैलेंसी फैक्टर 5। न्यूट्रल मीडियम है, वैलेंसी फैक्टर 3। और बेसिक मीडियम है 1। यस खत्म। बोलो। मैम ये ट्रिक सब में काम आएगी क्या? नहीं, सिर्फ KMNO4 के लिए है ट्रिक। ओके मैम। KMNO4 के लिए बच्चे, बाकी तो सब तुमको आता है। चलो मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट बता दो भाई। H2O3 2 नेगेटिव, अब ये तुम कर लो, इतने सारे मैम ने करा दिए, तुम भी कर लो कुछ। बताओ। कितना आ रहा है? +2 और इसकी आ रही होगी 2.5। देखना एक बार। यस मैम। तो कैसे निकालोगे एन फैक्टर? 2 - 2.5 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से करना है। 2 से। अंजलि, जो रिएक्टेंट वाली साइड है बेटा उसमें देखना, आपको प्रोडक्ट वाली साइड नहीं देखना है, ठीक है। जिसने भी बोला 4 गलत है वो। तो कितना आ जाएगा? 1। 1। मैं फिर बोल रही हूँ, जब मैं एन फैक्टर निकाल दूं तो अगर आपने नोटिस किया है, जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो रिएक्टेंट में जो सेंट्रल एटम है वो कितने है उससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं बार बार, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो ये तुम्हारा टेस्ट है 7 नंबर का, शुरू हो जाओ एंड जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डन। ओके, हाँ सुहानी। मैम इक्विवेलेंट वेट तो मोलर मास बाय में एन फैक्टर होगा ना, तो आपने Okay, इक्वल टू 1 लिखा है। अरे कर लो, ठीक कर लो। मॉलिक्यूलर वेट बाय एन 1। अब ठीक है क्या? चलो यस ये वाला 7 नंबर का टेस्ट है तुम लोगों का, जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुम लोगों के क्या आंसर है। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर तुम लोगों को बताना है। जिसके सारे ठीक है वो 7 नंबर दे लेना, और इसके गलत है वो उस हिसाब से अपने नंबर काट लेना। चलो दिस इज योर 7 मार्क्स टेस्ट। चलो हो जाओ सारे शुरू। जिसका हो गया वो हैंड रेज करेगा चैट बॉक्स में, कोई आंसर नहीं बोलेगा, क्योंकि जिनसे नहीं होता है, लेट होता है, वो भी रह जाते हैं फिर। चेतना ट्राई करना, ठीक है। और बाकी जो मैं नाम ले रही हूँ, अंशिका, योगेश्वरी, हुस्नुवाज, महक, पीयूष प्लीज बी एक्टिव बेटा, दक्ष और वर्षा, चिंकी, यशिका। चिंकी आज चुप चुप क्यों बेटा? कभी तो इतना बोलती हो। अभी तुम्हें करने में टाइम लग रहा था इसलिए। अच्छा कोई नहीं, टेक योर टाइम, तुम ही बताओगी, ठीक है। अनुज, रिया, जानवी, मुस्कान। बाकी कोई और रह गया क्या जिसका नाम नहीं लिया? प्रियंका। मैम सल्फर की -2 होती है ना? हाँ जी, कल मैं अराउंड 15 क्वेश्चन लाऊंगी, और जो हमारा बचा हुआ है उसको पहले कर लेंगे, फिर अपन वो 15 क्वेश्चन कर लेंगे। रिवीजन क्लास में आ जाना कृपया करके। वैसे तुम लोग तो आ ही जाओगे। हाँ जी मैम ये K2Cr2O7 है। 4th वाले पे। हाँ। वैसे मैंने अभी करवाए हैं, सिर्फ आप लोगों का रिकॉल टेस्ट लगा लो।
जिन्होंने ये चैप्टर नहीं मतलब पढ़ा है मुझसे, प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, सिर्फ 3 लेक्चर का ही चैप्टर है। विवेक ने हैंड रेज कर लिया है, बाकी लोग? मैम जो इसमें 7th वाला पार्ट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से? 1 से ही करेंगे ना? 2 से बेटा, 2 से। मैम नहीं, इससे ऊपर वाला 6th वाला। हाँ 1 से। यस मैम, हो गया। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स का हो गया, बाकी? बस 2 ही स्टूडेंट का हुआ है बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा, पहले 4 किसके हो गए हैं वो हैंड रेज कर लो। पहले फर्स्ट 4 किसके हो गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ करो करो, हैंड रेज करो, शाबाश, करो करो, शाबाश, वेरी गुड। मुस्कान, विवेक, पीयूष, शिंकी, सुहानी, योगेश्वरी, रिया, वेरी गुड, शाबाश। हाँ पीयूष बता बेटा आंसर। मैम पहले का 5 होएगा, शाबाश। 30, इसका कौन सा होगा? 3, वेरी गुड, फिर 1, शाबाश, फिर 6। शाबाश। भाई क्लैपिंग हो जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं ये मान के चल रही हूँ कि सबके यही आए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला करो, ये भी करवाया, 2 आएगा इसका, है ना? 7 +3 और +4, और नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? 7 आ रहा है, और इसका क्या आएगा? 14। यही आ रहा है क्या? मैंने निकाला नहीं हुआ, देख लो सबका यही आ रहा है क्या? टू आना चाहिए इसका तो। मैम हाँ बोलो। मैम ये 7वां एक्सप्लेन कर दो मैम, मेरा आंसर 2 आ रहा है। हाँ मेरा भी 2 आ रहा है। 14 कैसे लिखा? क्या नाम है तनिष्का? हम 2 सेकंड। 2x - 6 = 0, x आ रहा है +3 और इसमें +2 आ रहा है, तो 3 - 2 1 और इंटू 2 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 2 आएगा बेटा आंसर। और इसमें क्या आएगा? इसमें 1 आएगा। 7 यस कैसे मैम, लिख रहे हो? 1 आया है। मैम वहाँ पे +10 नहीं आना था प्रोडक्ट साइड में। +10 कैसे आएगा बेटा? सल्फेट है ना, -2 होता है। अब मैंने सल्फर का अलग और ऑक्सीजन का अलग ले लिया। सल्फेट है, नहीं, +2 -2 इस तरीके से। ठीक है, लास्ट वाली गलत है। ओके ओके, ये देखो, ये तो याद आ रहा है ना, अभी मैंने तुम्हें बताया था। यस मैम। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को, और दूसरे वाला आपका होमवर्क है। चलो मैं ही करके दिखाती हूँ, सेकंड वाला आप होमवर्क ले लेंगे। आपको बोला है नॉर्मेलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। उस सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया है? 50 ml 5 मोलर सॉल्यूशन है, बेसिकली 50 ml 5 मोलर सॉल्यूशन, K2Cr2O7 है, एसिडिक मीडियम है। आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। वेरी गुड। देखना बाकी सबने यही सोचा था क्या? देखो अगर मेरा बस चले मैं तो वेट कर लूं आप लोगों का 5-5 मिनट, बट इतना वेट करूंगी ना अपना सिलेबस होएगा नहीं, तो इस वजह से यही रीजन है मैं कि 1-1 मिनट ही वेट कर पाती हूँ। ठीक है, तो ऐसा बुरा मत मानना कभी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है जी, मोलैरिटी मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 5 मोलर। जाग जाओ। n फैक्टर कितना होता है मैम? ये तो हमें रट गया, 6। तो 30 नॉर्मेलिटी हो जाएगा। चलो अब ये वाला तुम्हारा होमवर्क है। अब तुम्हें ये दिया हुआ है 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 50 ml एसिडिक सॉल्यूशन। तो तुम मोलैरिटी निकाल लोगे यहाँ से, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम
करके n फैक्टर से मल्टीप्लाई। और तुम्हें पता है कि MnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर क्या होता है 1 3 5 बना 5 हो जाएगा, खत्म। कर लोगे? यस मैम। तभी कहा था ये तो याद ही रखो, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, हर जगह तुम्हारा पीछा करेंगे ये लोग। मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। चलिए, हाँ चेतना बिल्कुल सही, उसका 50 ml यूज नहीं हुआ क्योंकि उसकी मोलैरिटी ऑलरेडी दी हुई थी, हमने डायरेक्ट कर लिया। अपनी क्लास कितने बजे होती है? मतलब 8:15 मेरे को लग रहा था कि 8 बजे तक होती है। चलो, तो n फैक्टर बेटा जितना मैंने करवाया इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। मैंने जितने क्वेश्चन बनते थे ना सारे करवा दिए। अब भी तुम्हें हो सकता है कि कुछ नए क्वेश्चंस मिले तो तुम वो अपनी नोटबुक में कर लेना, और अगर डाउट होगा तो रीच आउट टू मी। चलो, अब हम बात करते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक। पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ये जरूर बता दूंगी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? वो ये कहता है one equivalent of an element combined with one equivalent of the other। मान लो मैं कोई एलिमेंट ले लूं, सपोज HCl ले रही हूँ और NaOH ले लूं, तो वो कह रहा है कि अगर मैं एक इक्विवेलेंट HCl का यूज करूंगी तो मैं एक इक्विवेलेंट NaOH का ही लूंगी। फिर से बोल रही हूँ, ये लो कह रहा है, मैं नहीं कह रही, लो बोल रहा है कि अगर आप एक एलिमेंट का 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो दूसरा भी कितने इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करेगा? 1 के साथ करेगा, एज पर द लो, ठीक है? अच्छा, नीचे क्या बोल रहा है वो? इन अ केमिकल रिएक्शन equivalent of reactant react in equal amount of to give same number of equivalent of product separately। क्या बोला? वही जो मैंने ऊपर बोला था कि जितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के, अरे सुनो तो सही, जितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे उतने ही सेम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनेंगे। खत्म कहानी। मैम थोड़ा सा ना ऊपर से गया है तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है? चलो, मेरे को पता है तुम लोगों को थ्योरी से ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए होते हैं, ठीक है? चलो, सुनाई दे रहा है ना क्या बोल रही हूँ? यस मैम। 3 एग्जाम्पल करवाऊंगी, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें मैं एक धुआंधार फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। HCl प्लस NaOH क्या होगा? NaCl प्लस पानी, ठीक है? क्या दिख रहा है बेटा आपको कि जब एक मोल, ध्यान से सुनो, एक मोल HCl 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब मुझे क्या मिल रहा है? 1 मोल NaCl। हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। अगर मैं इसकी वैलेंसी फैक्टर की बात करूं, HCl के रिस्पेक्ट में 1 है और इसके रिस्पेक्ट में 1 है। तो बच्चे जब तुम्हारा n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर 1 आता है तो इसके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। कितने होंगे इसका? 1 इक्विवेलेंट इसका होगा और 1 इक्विवेलेंट इसका होगा। क्या ये उस लो ने यही तो बोला था? इधर देखना, इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इन इक्वल अमाउंट टू गिव सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट। तो ये भी कितना मिलेगा हमें? 1 इक्विवेलेंट मिलेगा। अब तुम्हें एक और चीज बताऊं, चलो सुनो। एक तुम्हें काम का फॉर्मूला बता रही हूँ, लिखो। नॉर्मेलिटी क्या थी बच्चों? नॉर्मेलिटी थी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, है ना? इनटू नहीं सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही था। और क्या है था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास को मैं ये लिख दूं, मोलर मास बाय n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, अब ये बताओ, ये मेरे पास क्या अरे ये क्या हो गया? ये देखो, ये मेरे पास मोलैरिटी बन गई, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ मोलैरिटी बन गई, देखना। यस मैम। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो, और ये तो हमें पता था मैम, इसमें क्या नया है? चलो देख, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर। कंफर्म करो ये चीज, ठीक है?
यस मैम। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। बस तुम्हारा प्रॉब्लम का इकलौता सॉल्यूशन। ये हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट्स तो निकाल रहे हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो यही तो है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, खत्म। बस टेंशन नहीं लेने का, समझ गए। यानी कि सबको हटा के मैं सिर्फ एक फॉर्मूला लिखूंगी जिससे तुम लोगों के सारे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्टार मार्क करके कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे बच्चों, बोलो, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। शाबाश, बस यही तो था इसमें, यही तो था इसमें। ठीक है जी, यस मैम। और यही तो है लो इक्विवेलेंस। ये तुम याद रख लो जो बाइट से लिखा हुआ है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद वन। यानी कि अगर मैं ये लिखूंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मैं ये लिख सकती हूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बताओ। यस मैम। चलो एक और देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल की कमी थोड़ी ना अपने पास। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 प्लस 2 NaOH Na2SO4 H2O। तो यानी कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के जितने भी क्वेश्चन है बच्चे, उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ वैलेंसी फैक्टर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जल्दी से मुझे आप लोग इसका वैलेंसी फैक्टर बता दो दोनों का। मैम H2SO4 में 2 होगा। मैम Na में 1 होगा। शाबाश Yes, शाबाश, बस खत्म 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 हो गया, खत्म। तो अब जल्दी से मुझे इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बताओ कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इसके भी 2 हो गया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यस मैम। तो मैं लिख सकती हूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो खत्म। एक और ले लेते हैं, इसके क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी। H3PO4 से 3NOH और यहाँ पे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना छोड़ो, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए होता है, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है इसमें, वैलेंसी फैक्टर 3, और इसमें कितना होगा 1 होगा। बस निकाल लो कितने इक्विवेलेंट होंगे, इसमें 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे। बस खत्म। अब किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो, वरना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। आज अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे यहीं पे क्लास को ना चाहते हुए खत्म करना पड़ेगा। बट हमने आज बहुत सारा पढ़ लिया है ना। तो जो भी क्वेश्चन बच्चे हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे हम कल रिवीजन क्लास में कवर करेंगे। प्लस और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट है वो हम कल करेंगे। तो अराउंड 20 क्वेश्चन लूंगी मैं, 5 इसके 15 उसके। ठीक है, चैप्टर खत्म। हाँ जी, चैप्टर फिनिश। ठीक है, और ट्यूसडे से एक नई